तो साथियों काफी लंबा समय हो चुका है और हमें कोई भी मेन बोर्ड आईपीओ मार्केट में ओपन होता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि एसएमई आईपीओ सेगमेंट काफी गर्म है, एक के बाद एक एसएमई आईपीओ हमें ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। इसका कारण है कि मार्केट में काफी लंबे समय से करेक्शन चल रहा था। एफआईआईज की निरंतर बिकवाली हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय में मार्केट ने करवट बदली है और एफआईआईज की भी खरीदारी हमें देखने को मिली है। अब ये जो इतने लंबे समय से काफी सारे मेन बोर्ड आईपीओ जो पेंडिंग में थे, अब उम्मीद है कि वो जल्द ही मार्केट में दस्तक दे सकते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में केवल शेयर होल्डर कोटा वाले आईपीओज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से शेयर होल्डर कोटा वाले नए आईपीओज हैं जिन्होंने अपनी डीआरएच फाइल की है और जो पहले से प्रोसेस में थे अभी उनका प्रोसेस कहां पहुंचा है और कब तक ये कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आ सकती हैं। साथियों क्या होता है कि शेयर होल्डर कोटा वाले आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस नॉर्मल आईपीओज के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ हम सेम पैन कार्ड पर 2 एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इससे अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। लेकिन साथियों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फाइनेंस मार्केट और आईपीओ से जुड़ी हुई जानकारी से रेगुलरली अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, जहां हम रेगुलर बेसिस पर कौन सी कंपनी आईपीओ लेकर आने वाली है, किसने डीआरएच फाइल की है, शेयर होल्डर कोटा है या नहीं, इन सारी चीजों से रिलेटेड जानकारी रियल टाइम बेसिस पर साझा करते हैं। अगर आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला आईपीओ आपकी स्क्रीन पर है ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड। साथियों अगर हम इन शॉर्ट में इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट होटल चेन है और मेनली ये साउथ इंडिया में ऑपरेट करती है। इस कंपनी ने अपने डीआरएचपी 30 अक्टूबर 2024 को फाइल की थी और 28 जनवरी को इसको सेबी का अप्रूवल मिल चुका है। तो साथियों अगर मार्केट की कंडीशन सही रहती है और मार्केट लगातार रिकवर करता है तो ये आईपीओ हमें अप्रैल के लास्ट वीक से लेकर मिड मई तक ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। तैयारियां पूरी हो चुकी है, सेबी का अप्रूवल मिल चुका है, अब बस इंतजार है तो मार्केट के सेंटीमेंट ठीक होने का। इश्यू साइज की बात करें तो ये आईपीओ 900 करोड़ का होगा और पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है। इस कंपनी ने शेयर होल्डर कोटा अनाउंस किया है। इसकी पेरेंट कंपनी है ब्रिगेड एंटरप्राइज लिमिटेड BEL। तो अगर आप इसमें शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल होना चाहते हैं तो इसकी पेरेंट कंपनी ब्रिगेड एंटरप्राइज लिमिटेड का एक शेयर बाई कर सकते हैं। साथियों अगर आप वास्तव में शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो अब आपको इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसी मार्केट में रूमर्स है कि अप्रैल के लास्ट वीक में आईपीओ आएगा। हो सकता है अगर मार्केट सेंटीमेंट सही रहा तो उससे भी पहले ये अपनी आरएचपी फाइल कर दे, और अगर इस कंपनी ने अपनी आरएचपी फाइल कर दी तो वो बन जाएगी इसकी रिकॉर्ड डेट। तो शेयर होल्डर कोटा के लिए रिकॉर्ड डेट पर आपके डीमैट अकाउंट में इसकी पेरेंट कंपनी का शेयर होना चाहिए। अभी इसका शेयर लगभग 995 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इस सीरीज में हमारा दूसरा आईपीओ है एथर एनर्जी बैक्ड बाय हीरो मोटोकॉर्प। काफी लंबे समय से इसके आईपीओ का इंतजार चल रहा है। एथर एनर्जी लिमिटेड इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसकी इंडिया में पोजीशन की बात करें तो ओला और टीवीएस मोटर्स के बाद इसी का नंबर आता है। तो काफी अच्छा खासा इनके पास मार्केट शेयर है। इस कंपनी ने अपने डीआरएच फाइल की थी 9 सितंबर को और 23 दिसंबर को इसको सेबी का भी अप्रूवल मिल चुका था। हालांकि इसकी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। जब इस कंपनी ने अपनी डीआरएच फाइल की थी 9 सितंबर को, तब मार्केट ऑल टाइम हाई बना रहा था और बहुत सारी कंपनियां बड़े अजीब वैल्यूएशंस पर अपने आईपीओ लेकर आ रही थी और उनको बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिल रहा था। जैसे कि आपने देखा कि होंडा मोटर का आईपीओ आया, एनटीपीसी का आईपीओ आया, कितने हाई वैल्यूएशंस थे, उसके बावजूद उन्हें अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। तो कुल मिलाकर कंपनियों को पता था कि किसी वैल्यूएशन पर हम अपना आईपीओ क्यों ना लेकर आए, सब्सक्राइब तो हो ही जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद जब इसको अप्रूवल मिला तब मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी थी। मार्केट काफी करेक्ट हो चुका था। यहाँ जो एथर एनर्जी ने सितंबर में अपनी डीआरएच फाइल की थी वो लगभग $2 बिलियन के वैल्यूएशन पर की थी, जो होता है लगभग 17 से 18 हजार करोड़। इसके बाद इस कंपनी ने मार्च 25 में अपनी अपडेटेड डीआरएच फाइल की है, जिसमें इसने अपना वैल्यूएशन $1.6 बिलियन लगाया है। $1.6 बिलियन होता है लगभग 13 से 14 हजार करोड़। तो लगभग 4,000 करोड़ इन्होंने सीधे सीधे गायब कर दिए। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मार्केट कंडीशंस ठीक थी तब इनका वैल्यूएशन कितना ज्यादा हाई था। तब ये 17 से 18 हजार करोड़ के वैल्यूएशन पर आईपीओ लेकर आ रहे थे और अब इन्होंने उसे ही सुधार कर 13 से 14 हजार करोड़ रुपए कर दिया है। हालांकि ये कंपनी की तरफ से अच्छी पहल है, इन्होंने अपना वैल्यूएशन सुधारा है। अगर हम इसकी थोड़ी और हिस्ट्री में झांक कर देखें, एक साल पीछे जाएं तो इन्होंने 2024 में फंडिंग उठाई थी। तब इन्होंने महज $1.3 बिलियन के वैल्यूएशन पर फंडिंग उठाई थी। तो $1.3 बिलियन से $2 बिलियन काफी ज्यादा शार्प जंप था। हालांकि अभी इन्होंने काफी हद तक इसको करेक्ट कर दिया है।
है। इसके इश्यू साइज की बात करें तो ये इश्यू लगभग 3700 करोड़ से लेकर 4000 करोड़ के आसपास तक का हो सकता है, जिसमें से 3100 करोड़ का फ्रेश इश्यू है और 2.2 करोड़ शेयर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए ऑफलोड किए जाएंगे। पेरेंट कंपनी इसकी हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड है। तो अगर आप इसके शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प का शेयर बाई कर सकते हैं और ये आपको अब जल्द से जल्द बाई कर लेना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है। अगर रूमर्स को सच माने तो माना जा रहा है कि अप्रैल के सेकेंड वीक में ये आईपीओ ओपन हो सकता है। अभी हीरो मोटोकॉर्प का एक शेयर लगभग 3760 रुपए में ट्रेड कर रहा है। तीसरे नंबर का हमारा आईपीओ है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। इस कंपनी ने अपने डीआरएचपी 23 दिसंबर को फाइल की थी और अभी इसको सेबी का अप्रूवल नहीं मिला है। लास्ट न्यूज जो इस आईपीओ में निकलकर सामने आई थी वो है कि 28 जनवरी को सेबी ने इस कंपनी से कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा है। इसके इश्यू साइज की बात करें तो इसमें 1000 करोड़ का फ्रेश इश्यू होगा और लगभग 19 करोड़ शेयर से ऑफर फॉर सेल के जरिए ऑफलोड करेंगे। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की पेरेंट कंपनी ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड है। अभी शेयर होल्डर कोटा के लिए आपको इसकी पेरेंट कंपनी का स्टॉक बाई नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी इसका सेबी से अप्रूवल पेंडिंग में है। जैसे ही सेबी से अप्रूवल मिलेगा उसके बाद कंपनी अपनी आरएचपी फाइल करेगी। तो सेबी से अप्रूवल मिलने के बाद और आरएचपी फाइल होने से पहले आपको शेयर्स को बाई करना चाहिए। हालांकि आप इस पर नजर जरूर बनाए रखें। जैसे ही इसको अप्रूवल मिलता है आपको शेयर होल्डर कोटा के लिए तुरंत स्टॉक बाई कर लेना चाहिए। चौथे नंबर की हमारी कंपनी है AAA इंडिया अल्टरनेटिव्स लिमिटेड। इस कंपनी ने अपने डीआरएचपी 12 दिसंबर को फाइल की थी और अभी भी इसका आईपीओ सेबी के अप्रूवल के लिए पेंडिंग में है। जो लास्ट न्यूज निकलकर सामने आई थी इस कंपनी की वो 16 जनवरी 25 को सेबी ने इस कंपनी से कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा है। ये क्लैरिफिकेशन क्लियर होने के बाद इसको सेबी का अप्रूवल मिलेगा। इसके अगर आईपीओ साइज की बात करें तो ये लगभग 1500 करोड़ का आईपीओ होने वाला है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। ये जरूर इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें फ्रेश इश्यू बिल्कुल भी नहीं है, यानी कंपनी को इस आईपीओ से कोई भी लाभ नहीं होगा। जो भी पैसा आएगा वो इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जाता हुआ नजर आएगा। इसकी पेरेंट कंपनी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज इसकी पेरेंट कंपनी है। शेयर होल्डर कोटा के लिए अभी आपको इसका भी स्टॉक बाई करने की कोई जरूरत नहीं है। 5वें नंबर का हमारा आईपीओ है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। इस कंपनी ने अपने डीआरएचपी 30 अक्टूबर को फाइल की थी। इसका भी आईपीओ सेबी के अप्रूवल के लिए पेंडिंग में है। हालांकि अगर हम इसके करंट स्टेटस की बात करें तो सेबी अभी इस पर काम कर रहा है और जल्द ही इसको अप्रूवल मिलने की संभावना है। तो जैसे ही इस कंपनी को आईपीओ लाने के लिए अप्रूवल मिलेगा हमें ये आईपीओ जल्द ओपन होते हुए नजर आएगा। टॉप लेवल एनबीएफसीज के लिए आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस हैं और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज भी उनमें से एक है। ये भी उन गाइडलाइंस के दायरे में आती है जिसमें आरबीआई का कहना है कि इनको सितंबर 25 से पहले स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना है। तो इस पर भी आप नजर बनाकर रखें। जैसे ही इसको अप्रूवल मिलता है शेयर होल्डर कोटा के लिए आपको इसकी भी पेरेंट कंपनी का स्टॉक बाई कर लेना चाहिए। एचडीएफसी बैंक इसकी पेरेंट कंपनी है। आईपीओ साइज की बात करें तो काफी बड़े साइज का ये आईपीओ होने वाला है, लगभग 12,500 करोड़ का, जिसमें से 2500 करोड़ का फ्रेश इश्यू है और 10,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। अब हम इस सीरीज का 6वां आईपीओ देखते हैं। तो ये है हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड। इस कंपनी ने अपने डीआरएचपी 31 जुलाई 2024 को फाइल की थी और ये भी अभी सेबी के अप्रूवल के लिए पेंडिंग में है। हालांकि अगर हम इसका करंट स्टेटस देखें तो सेबी अभी इस पर काम कर रहा है और इसको भी जल्द अप्रूवल मिल सकता है। इसके इश्यू साइज की बात करें तो ये लगभग 3668 करोड़ का इश्यू होने वाला है, जिसमें से 2100 करोड़ का फ्रेश इश्यू है और 1568 करोड़ का लगभग ऑफर फॉर सेल है। हीरो फिनकॉर्प की भी पेरेंट कंपनी हीरो मोटोकॉर्प है। तो अगर आप हीरो मोटोकॉर्प का एक शेयर बाई कर लेते हैं तो इसकी 2 सब्सिडरी कंपनी आईपीओ लेकर आने वाली है। एक है एथन एनर्जी जो अब कभी भी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है और दूसरी है हीरो फिनकॉर्प। तो एक शेयर से आप 2 आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो साथियों ये थे कुल 6 आईपीओ जिनका अभी प्रोसेस चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक जरूरी सूचना, इस टाइम मार्केट काफी करेक्ट है और बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक है कि उनको आइडेंटिफाई कैसे करें। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मुझे देखने को मिले, तो मैंने इस पर एक फंडामेंटल एनालिसिस की पूरी सीरीज तैयार की है जो अभी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर किया है कि कैसे आप फंडामेंटली मजबूत स्टॉक्स को निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी पता कर सकते हैं कि ये ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फिर फेयरली वैल्यूड है। तो जाते जाते उस सीरीज को चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक और नई वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।